हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने कल यानी कि अपनी पिछली कक्षा में दोस्तों हमने संधि को समाप्त किया था। और आज दोस्तों उसी के आगे हमारे हिंदी साहित्य के हिंदी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम रस के नाम से जानते हैं। आज हम उस रस को आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम अपनी लैंग्वेज में दोस्तों रस की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो रस किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमें जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है या प्राप्ति होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। दोस्तों किसी काव्य को पढ़ने, देखने और सुनने से जिस रस की हमें अनुभूति होती है या प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। दोस्तों हम लोग अगर बात करें रस की, रस का तात्पर्य होता है आनंद। रस का तात्पर्य होता है आनंद। और रस की अगर परिभाषा की बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की हमें प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं दोस्तों। और इस रस के जो भेद हैं दोस्तों, इस रस के कितने अंग हैं और रस के भेद कितने हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर केवल और केवल वही बातें होंगी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगी। हम केवल और केवल अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, अपने परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही बातें करेंगे और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे इस रस के कितने अंग हैं दोस्तों। तो रस के अंगों की अगर बात करें तो रस के 4 अंग माने गए हैं। दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य में जो रस है उसके 4 अंग माने गए हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर अंग की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला अंग होगा हमारा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, रस का अस्थाई भाव होता है दोस्तों। इस अस्थाई भाव की अगर हम लोग बात करें, पहले हम लोग लिख लेते हैं रस का अस्थाई भाव और सेकंड नंबर पर होगा अनुभाव और थर्ड नंबर पर होगा विभाव और फोर्थ नंबर पर होगा संचारी भाव। तो फोर्थ नंबर पर होगा संचारी भाव। ये हमारे हिंदी भाषा में रस के 4 अंग बताए गए हैं दोस्तों। और इन्हीं चारों से दोस्तों, इन्हीं चारों के कारण दोस्तों हमारे अंदर हमारे रस की प्राप्ति हुई दोस्तों। रस के 4 भेद बताए गए हैं और इस भेद में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला अस्थाई भाव। दोस्तों अस्थाई भाव की अगर हम लोग बात करें तो अस्थाई भाव यह एक प्रधान भाव है दोस्तों। ये जो चारों भाव है, इन चारों भावों में यह सबसे प्रधान भाव माना जाता है। और दोस्तों अगर हम इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग अगर समझने की कोशिश करें दोस्तों, जैसे एक 14-15 लाइन की पोयम है दोस्तों। इस 15 लाइन की पोयम को यानी कविता को पढ़ने के बाद दोस्तों, इस 15 लाइन की कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में या जो दर्शक है या पाठक है उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग अस्थाई भाव कहते हैं। और दोस्तों और अगर हम लोग अगले नंबर की बात करें दोस्तों, दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो विभाव। दोस्तों ये जो अस्थाई भाव है, दर्शक या पाठक या श्रोता के मन में दोस्तों, ये जो अस्थाई नामक भाव जिन कारणों से उत्पन्न होता है दोस्तों, श्रोता, दर्शक या पाठक के मन में
अस्थाई भाव जिन कारणों से उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। दोस्तों उसे हम विभाव कहते हैं। और इस विभाव के दोस्तों इस विभाव के भी दो प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों इस विभाव के भी दो प्रकार हैं। सबसे पहला आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। और सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करें उद्दीपन विभाव। दोस्तों आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दोस्तों। और इस आलंबन विभाव को दोस्तों इस आलंबन विभाव को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। एक पहला होगा आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन। और सेकंड नंबर पर होगा विषय आलंबन, विषय आलंबन। दोस्तों इस अगर आश्रय आलंबन की बात करें तो आश्रय आलंबन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आश्रय आलंबन वह आलंबन है दोस्तों, आश्रय आलंबन वह आलंबन है जिससे आश्रय के मन में दोस्तों जिस नायिका को देख रहे हैं, जिस नायक या नायिका को देखकर आश्रय के मन में कोई एक भाव उत्पन्न हो उसे हम लोग आश्रय आलंबन कहते हैं दोस्तों। जिस नायक या नायिका को देखकर नायक या तो नायक नायिका को देखकर या नायिका नायक को देखकर इन दोनों के मन में जो जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा उसे हम लोग आश्रय आलंबन कहेंगे दोस्तों। अगर इसके हम लोग उदाहरण की बात करें तो राम सीता को देखकर जब राम सीता को देखते हैं तो उनके मन में एक रति की भावना उत्पन्न होती है दोस्तों। इस उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इस उदाहरण में राम जो है दोस्तों वो आश्रय हैं। इस उदाहरण में राम आश्रय हैं। और दोस्तों इसी उदाहरण की हम लोग विषय आलंबन में दोस्तों तो जिसको देखकर इसको अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें एक लाइन में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें दोस्तों तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे हम आश्रय आलंबन कहेंगे। और जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो उसे हम लोग विषय आलंबन कहेंगे दोस्तों। और इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो राम सीता को देखकर राम के मन में एक रति का भाव उत्पन्न होता है दोस्तों। तो इस उदाहरण में हम लोग अगर देखेंगे तो राम सीता को देखकर यानी कि किसके मन में यानी कि कौन देख रहा है यानी कि राम देख रहे हैं। अर्थात दोस्तों राम इसमें आश्रय आलंबन होंगे। और राम किसको देख रहे हैं तो राम सीता को देख रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसमें सीता जो है आपका विषय आलंबन होगी। अब अगर हम लोग उद्दीपन की बात करें दोस्तों तो उद्दीपन में हम लोग पढ़ेंगे ये जो उद्दीपन विभाग होगा दोस्तों। इस उद्दीपन विभाग में किसी भी परिस्थिति और वहां के इन्वायरमेंट अर्थात वहां की परिस्थिति और वहां उनके वेशभूषा को देखकर उनकी वेशभूषा मन में जो भाव उत्पन्न होता है मन में जो तीव्रगामी भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हमने बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को सामने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करेंगे आपके तीसरे पॉइंट की दोस्तों। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अनुभाव दोस्तों। अनुभाव जैसा कि आप सभी लोगों को नाम से पता होगा अनु प्लस भाव दोस्तों। अनुभाव दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करेंगे अगर तो थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे अनुभाव। अनुभाव दोस्तों अनुभाव बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है अनु धन भाव। अनु धन भाव दोस्तों इस अनु का तात्पर्य है बाद में या पीछे। और इस भाव का अर्थ आप सभी लोगों को पता होगा भावना से जुड़ा हुआ है।
इस भाव का अर्थ भावना जुड़ा है, अर्थात दोस्तों अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें, इसके अनुभव की, दोस्तों किसी नायक और नायिका के विरह के बाद, यानी कि उनके विछड़न के बाद जो नायक और नायिका के मन में जो विरह की भावना उत्पन्न होती है, विरह की भावना पैदा होती है, उसे हम लोग अनुभव कहते हैं। अर्थात हम लोग अगर लिखें एक लाइन में, तो नायक और नायिका के मन में विरह के बाद जो भावना उत्पन्न होती है, उसे हम अनुभव कहते हैं। दोस्तों इस अनुभव की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंग, दोस्तों इसके अंग की अगर बात करें तो इसके 4 अंग बताए गए दोस्तों। अनुभव के 4 अंग बताए गए हैं दोस्तों। और लेकिन अनुभव के जो भेद है, यानी कि टाइप्स है दोस्तों, अनुभव के 8 प्रकार बताए गए दोस्तों। अनुभव के भेद और अनुभव के अंग, दोस्तों इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अनुभव के अंग दोस्तों है अनुभव, यानी कि अनुभव कितने प्रकार से इस नायक और नायिका के हृदय में, इसके मन में उत्पन्न होते हैं। यानी कि इस नायक और नायिका के मन में जो अनुभव है वो 8 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। उन 8 प्रकारों को हम आप लोगों के सामने बताएंगे दोस्तों। इसमें पहला प्रकार होता है स्तंभ। दोस्तों 8 प्रकार से ये अनुभव नायक और नायिका के मन में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों 8 प्रकार कौन कौन से दोस्तों, पहला हम लोग लिखेंगे, अगर हम लिखने की बात करें तो पहला होगा श्वेत, पहला श्वेत हो गया। सेकंड नंबर आपका हो गया रोमांच। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये रोमांच है, रोमांच नहीं है। रोमांच क्योंकि इंग्लिश वर्ड है और ये हमारा रोमांच जो है ये हिंदी शब्द है दोस्तों। रोमांच, श्वेत हो गया, स्तंभ हो गया, रोमांच हो गया, श्वेत हो गया, स्तंभ हो गया। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो स्वरभंग हो गया और स्वरभंग हो गया। और अगर हम लोग 5वें नंबर की बात करें दोस्तों तो 5वें नंबर हम लोग लिखेंगे कंप, अश्रु, कंप, अश्रु। दोस्तों कंप हो गया, अश्रु हो गया। और अगर नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें तो रंगहीनता और प्रलय। दोस्तों रंगहीनता और प्रलय। दोस्तों ये 8 है दोस्तों, ये 8 प्रकार के हमारे जो है अनुभव, इन 8 प्रकार से हमारे मन में अनुभव की उत्पत्ति होती है। नायक और नायिका के हृदय में विचलन के बाद इन 8 प्रकार से जो अनुभव होता है उनकी उत्पत्ति होती है। तो इन दोनों में, इन सभी में सबसे ज्यादा आप सभी लोगों को अगर पता होगा तो सबसे ज्यादा ये अश्रु और प्रलय। दोस्तों इन दोनों प्रकारों को आप सभी लोग अक्सर देखते होंगे, हालांकि आप सभी लोगों को पता ही होगा। और प्रेमी और प्रेमिका के मिलन के बारे में दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा। और इसमें अश्रु तो अक्सर लोगों को निकल ही जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार की दोस्तों। इसके प्रकार, अनुभव के कितने प्रकार हैं दोस्तों, अनुभव के कितने अंग है दोस्तों, अनुभव के भेद, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों अनुभव के 4 भेद बताए गए दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों अनुभव के 4 भेद बताए गए हैं। अनुभव के 4 भेद बताए गए हैं दोस्तों। अगर हम लोग इसमें पहले नंबर की बात करें, तो कायिक अनुभव। और अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो वाचिक अनुभव। और अगर हम लोग इसमें तीसरे नंबर की बात करें तो सात्विक अर्थात मानसिक अनुभव, सात्विक या मानसिक अनुभव। और अगर हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें, अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करें तो अपरिहार्य अनुभव।
दोस्तों। लेकिन लेकिन आप सभी लोगों को बता दें, आप सभी लोगों को बता दें कि जो हमारे भरत मुनि है दोस्तों, उन भरत मुनि के द्वारा दोस्तों, इन भरत मुनि के द्वारा ये अनुभव है दोस्तों, इन अनुभवों की संख्या केवल और केवल 3 बताई गई दोस्तों। ये जो 3 है दोस्तों, ये जो 3 है, ये जो हमारे 3 अनुभव हैं, कायिक अनुभव हुए, वाचिक अनुभव और शाब्दिक अनुभव दोस्तों, ये 3 अनुभव हमारे भरत मुनि के द्वारा बताए गए हैं कि हमारी हिंदी भाषा में केवल और केवल 3 अनुभव हैं। ये जो अपरिहार्य अनुभव है दोस्तों, इस अपरिहार्य अनुभव को उन्होंने अनुभव की संज्ञा नहीं दी है। लेकिन दोस्तों, लेकिन हमारे वर्तमान के जो आधुनिक भारत के साहित्य के इतिहासकार हैं, आधुनिक भारत के जो हिंदी साहित्य के हैं जो इतिहासकार या लेखक राइटर, उन लोगों ने इस जो सात्विक या मानसिक अनुभव दोस्तों, इसको भी अनुभव मानने से मना कर दिया। अर्थात हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के अनुसार हमारे हिंदी में केवल और केवल 2 अनुभव है। लेकिन हम लोग इन चारों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले अध्ययन करेंगे कायिक अनुभव दोस्तों। कायिक अनुभव, जैसा कि आप सभी लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, कायिक अर्थात काया। कायिक अनुभव में काया यानी कि काया अर्थात परछाई अर्थात छाया। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कायिक अनुभव। पहले नंबर की हम लोग बात करें तो कायिक अनुभव दोस्तों, कायिक से तात्पर्य काया से है, और अगर हम इसको देखें तो इसको परछाई भी कह सकते हैं दोस्तों। इसमें इस अनुभव में यह बताया गया दोस्तों, इस अनुभव से यह तात्पर्य है कि दोस्तों नायक और नायिका जब दोस्तों नायक और नायिका एक दूसरे की परछाई बनकर अगर हम लोग अपने इसी वे में समझने की कोशिश करें तो जब नायक और नायिका एक दूसरे की परछाई बनकर एक साथ रहते हैं और दोस्तों एक साथ शारीरिक संबंध और मानसिक संबंध, इन सभी से दोस्तों एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो उसे हम लोग कायिक अनुभव के नाम से जानते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, कायिक अनुभव। अर्थात दोस्तों इसमें नायक और नायिका के द्वारा दोस्तों एक साथ रहना, ये सभी आते हैं दोस्तों। और अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें, अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों दूसरे नंबर में वाचिक अनुभव दोस्तों। और इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें कायिक अनुभव में, तो कायिक अनुभव में दोस्तों आपसे लोग देखते होंगे इशारों में बातें हो जाती हैं। नायक और नायिका के साथ इशारों में लोग बातें कर लेते हैं, जैसे आंखों से इशारा करना, आंख मारना या और कुछ इशारा करना दोस्तों। तो इसे हम लोग जो है कायिक अनुभव के नाम से जानेंगे। और उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो वाचिक अनुभव दोस्तों। इस वाचिक यानी कि वाचिक शब्द से आप सभी लोगों का तात्पर्य होगा बोलने से, वाच से तात्पर्य होगा बोलने से। और दोस्तों इससे आप सभी लोगों को अच्छे से पता चलेगा वाचिक अनुभव में जब नायक और नायिका एक दूसरे से इशारों में ही बातें कर लेते हैं और बोलकर दोस्तों इस वाचिक अनुभव में नायक और नायिका बोलकर एक दूसरे से अपने हृदय के यानी अंदर की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग वाचिक अनुभव कहते हैं। जैसे इसमें नायक और नायिका के द्वारा सीटी बजाकर उसे बुलाना या ठोक कर आवाज देकर किसी भी प्रकार से उस नायक और नायिका को उस इशारे से बुलाना, तो उसे हम लोग इसमें वाचिक अनुभव से जानेंगे। और अगर हम लोग इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे मानसिक अनुभव दोस्तों। मानसिक अनुभव आप सभी लोगों को मानसिक से तात्पर्य होगा दोस्तों, इसमें मानसिक कमजोरी है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें सत्य यही है दोस्तों कि इस मानसिक अनुभव के बीमार बहुत से लोग आप सभी लोगों को आजकल के जमाने में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग स्कूल कॉलेज हर कहीं पर भी देख रहे होंगे ये जो मानसिक अनुभव दोस्तों इसके शिकार बहुत से लोग आजकल मिलेंगे आप सभी लोगों को। अर्थात दोस्तों ये वह प्राणी होते हैं, ये वह लोग होते हैं दोस्तों जो जिनके अंदर ये अनुभव रहता है, लेकिन ये कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने प्रेमिका से या नायिका से दोस्तों, नायक या नायिका से, लेकिन दोस्तों कहने में असमर्थ रहते हैं, कह नहीं पाते हैं। यानी कि ये अपने अंदर ही, अपने मानसिक अंदर यानी अपने मन के अंदर ही दोस्तों ये अनुभव लेकर जीत लेते हैं बेचारे, और दोस्तों अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं। दोस्तों ये रहा आपका मानसिक अनुभव। अगर हम लोग तीसरे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो अपरिहार्य अनुभव दोस्तों। इस अपरिहार्य अनुभव अर्थात दोस्तों इसमें इस अनुभव में दोस्तों नायक और नायिका जब एक दूसरे की वेशभूषा और स्थिति और दशा देखकर दोस्तों इसके पहनावे ओढ़ावे दोस्तों उसके चलन
स्वभाव, इन सभी को देखकर दोस्तों जब नायक और नायिका एक दूसरे के मन में, नायक और नायिका एक दूसरे को देखकर इन सब कारणों से उन लोगों के मन में अगर इस अनुभव की अनुभूति होती है तो आप सभी लोग समझ जाइएगा कि ये आपका अपरिहार्य अनुभव है। आप सभी लोगों के अंदर अगर कभी भी इस प्रकार का कार्य होना आरंभ हुआ तो आप सभी लोग तुरंत जान जाइएगा कि हमारे अंदर अब अपरिहार्य अनुभव की अनुभूति यानी उत्पत्ति हो रही है। दोस्तों ये रहा आपका अनुभव। और अब हम लोग बात करेंगे संचारी भाव की। दोस्तों संचारी भाव में ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। संचारी भाव वह भाव होता है दोस्तों, संचारी भाव वह भाव होता है जिसमें दोस्तों इस नायक और नायिका के अंदर गुप्त रूप से दोस्तों, एकदम गुप्त यानी कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही हो। दोस्तों आप सभी लोग समझ जाइएगा यह संचारी भाव है। इसमें दोस्तों इसके लक्षण कुछ क्या होते हैं दोस्तों, एकदम आप सभी को अचानक चक्काचौंध हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना दोस्तों, और आप सभी लोगों के मुंह से अचानक बोलते बोलते हाँ इस प्रकार की हकलाने की आवाज है दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, संचारी भाव होता है। अब दोस्तों आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भाव के भेद कितने हैं, संचारी भाव कितने प्रकार टाइप से होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि संचारी भाव कितने प्रकार हैं, तो संचारी भाव उसके 33 प्रकार है। संचारी भाव के 33 प्रकार है दोस्तों। और अनुभव है जो दोस्तों, उस अनुभव के तो दोस्तों जो भेद है दोस्तों वो 8 है, लेकिन जो टाइप्स है दोस्तों वो 4 है दोस्तों। और जो हमारा विवाह है दोस्तों, विवाह के 2 प्रकार हैं, आलम्बन और उद्दीपन। और अगर हम लोग बात करें जो अस्थायी दोस्तों, जो हमारे रसों में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ से हमारे एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम उन्हीं अस्थायी भाव और उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे केवल एक नजर दोस्तों, और उनको विस्तृत रूप से हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक चार्ट के आधार पर समझेंगे कि कौन कौन से हमारे रस हैं और कौन कौन से उनके अस्थायी भाव। तो आइए हम लोग उनको पढ़ते हैं, अपने अस्थायी भाव को। दोस्तों अस्थायी भाव के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अस्थायी भाव। इस अस्थायी भाव को दोस्तों हमारे भरत मुनि के आधार पर हमारे अस्थायी भावों की संख्या केवल और केवल 8 बताई गई दोस्तों। इसमें दोस्तों केवल और केवल 8 भाव बताए गए हैं, यानी कि 8 अस्थायी भाव बताए गए हैं, 8 रस बताए गए हैं दोस्तों। और कुछ एक आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के द्वारा दोस्तों कुछ लोगों ने 9 माना है, कुछ लोगों ने 11 माना दोस्तों। लेकिन इन भरत मुनि ने जो ये हमारे रस हैं, उन रसों में दोस्तों एक शांत रस होता है, उस शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। और हमारे नाटकों में भी इस शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी गई है। और इसीलिए दोस्तों इन्होंने केवल और केवल 8 रस बताए हैं। और जो भक्ति रस और वात्सल्य रस होता है दोस्तों, भक्ति रस और वात्सल्य रस होता है, इन दोनों रसों को दोस्तों इन भरत मुनि ने इन दोनों रसों को हमारे श्रृंगार रस के अंदर पिरोकर रख दिया है दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे हमारे कौन कौन से रस हैं और कौन कौन से क्या दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो और उनके अस्थायी भाव दोस्तों, एक तरफ हम लोग लिखेंगे रस और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे अस्थायी भाव। तो क्योंकि यहां से आप सभी लोगों के एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है दोस्तों। 1 लाइन दीजिए हमारे यूपीएससी, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस या राजस्थान पुलिस, किसी भी दोस्तों यहाँ से एमपी पुलिस, यहाँ से अधिकांश से क्वेश्चन आते हैं कि इस रस का अस्थायी भाव क्या है। अगर आप सभी लोग कभी भी एग्जाम्स में बैठे होंगे, हिंदी जिसमें आती है, तो आप सभी लोगों को ये चीज अच्छी तरह पता होगी कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। और सबसे पहला रस अगर हम लोग लिखें तो श्रृंगार रस दोस्तों। श्रृंगार को आप सभी लोग अच्छे से लिखना सीख जाइए। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार रस, क्योंकि ये वर्तनी में भी आप सभी लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है, वर्तनी शुद्ध करो, श्रृंगार रस का वर्तनी, सही वर्तनी क्या है दोस्तों। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। और इस श्रृंगार रस को भी दोस्तों हम लोग रसराज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रसों का जो राजा है दोस्तों, इसे हम लोग रसराज के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग दूसरे नंबर के रस की बात करें तो दूसरे नंबर पर हम लोग का होगा दोस्तों हास्य रस। इस हास्य रस का जो अस्थायी भाव है दोस्तों वो हास्य। और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारा होगा करुण रस। और इस करुण रस का जो अस्थायी भाव दोस्तों वो आप सभी लोगों को पता है,
शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो शोक होता है। और अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करें दोस्तों, फोर्थ नंबर की हम लोग बात करें, वीर रस। दोस्तों वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। और अगर फिफ्थ नंबर की हम लोग बात करें यानी पांचवें नंबर की, तो दोस्तों रौद्र रस अगला होगा पांचवें नंबर पर, रौद्र रस। और इस रौद्र रस का जो अस्थायी भाव दोस्तों वो क्रोध होता है, क्रोध। और हम अगर छठवें नंबर की बात करें दोस्तों, तो छठवें नंबर पर भयानक रस। दोस्तों सिक्स नंबर पर होगा हमारा भयानक रस। और इस भयानक रस का जो अस्थायी भाव है दोस्तों वो आपका होगा भय। तो बीभत्स रस, सेवेंथ नंबर पर हम लोग बात करें तो बीभत्स रस। और इस बीभत्स रस का अस्थायी भाव जो होगा जुगुप्सा होगा, जुगुप्सा या घृणा। दोस्तों ये घृणा दोस्तों, ये जुगुप्सा, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा या घृणा है। दोस्तों ये हमारे एग्जाम में कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगले नंबर की हम लोग बात करें तो अगले नंबर पर हमारा होगा वात्सल्य रस। दोस्तों वात्सल्य रस का अस्थायी भाव वात्सल्य होता है दोस्तों। 8 नंबर की हम लोग बात करें तो वात्सल्य रस, वात्सल्य रस इसका अस्थायी भाव वात्सल्य ही होता है। और अगर हम लोग अगले नंबर की बात करें 9th नंबर की, तो 9वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे शांत रस। और इस शांत रस का जो अस्थायी भाव दोस्तों वो हम लोग निर्वेद को मानते हैं, निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। और अगर हम लोग अगले नंबर की बात करें तो अगले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अद्भुत रस। दोस्तों अद्भुत रस 10th नंबर की हम लोग बात करें तो अद्भुत रस। और इस अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव है दोस्तों ये आश्चर्य या विस्मय है, आश्चर्य या विस्मय दोस्तों। और अगर हम लोग 11 नंबर यानी 11th नंबर की बात करें तो 11 नंबर में हम लोग देखेंगे कि 11 नंबर में हमारा होगा भक्ति रस। दोस्तों इस भक्ति रस का इस भक्ति रस का जो अस्थायी भाव है दोस्तों वो हमारा होगा भक्ति या वत्सल। दोस्तों भक्ति या वत्सल या भगवत। दोस्तों भगवत या रति। दोस्तों इसका भी हम लोग रति मानते हैं दोस्तों। हमारे जो भरत मुनि है ये भक्ति रस है दोस्तों, ये भक्ति रस और ये वत्सल्य रस। दोस्तों इन दोनों रसों को इस श्रृंगार रस के अंतर्गत पिरोया है दोस्तों। इसलिए हमारे भरत मुनि के अनुसार जो हमारे रस हैं वो केवल और केवल 8 रस माने गए हैं दोस्तों। और इस रस में दोस्तों, इन सभी रसों में इस श्रृंगार रस को दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रृंगार रस को रसों का राजा माना गया है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा माना गया दोस्तों। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं और आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। और इसके आगे की क्लास हम इन सभी के बारे में एक करके अच्छे से डीपली अध्ययन कल करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। दोस्तों श्रृंगार रस, दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज या रसराज की संज्ञा भी दी गई। और श्रृंगार रस के जो प्रकार है दोस्तों, इस श्रृंगार रस को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होगा वियोग श्रृंगार रस। दोस्तों इस श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वो रति को माना जाता है। और हास्य रस दोस्तों, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होती है। और वत्सल्य रस का अस्थायी भाव वत्सल होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। और अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव दोस्तों वो आपका आश्चर्य या विस्मय होता है। और 11th नंबर है, 11वें नंबर की हम लोग बात करें तो भक्ति रस। दोस्तों इस भक्ति रस का जो अस्थायी भाव है वो भगवत या रति दोस्तों। और ये भगवत या रति दोस्तों इस भक्ति रस वत्सल रस और दोस्तों इस भक्ति रस वत्सल रस को दोस्तों इस श्रृंगार रस के अंदर पिरोया हमारे भरत मुनि ने। इसीलिए हमारे भरत मुनि के अनुसार दोस्तों इन रसों की संज्ञा, अगर हमारे एग्जाम में इस प्रकार से पूछना जाए कि भरत मुनि के अनुसार दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार हमारे हिंदी साहित्य में रस कितने प्रकार से हैं दोस्तों, तो 8 प्रकार से माने गए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि संचर्य भाव, विवाह, अनुभव और आलम्बन, उद्दीपन,
आसन नंबर, विसरा नंबर दोस्तों, कायदन माओ, इन सभी के बारे में दोस्तों अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों और पास में की बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तभी तो दोस्तों आप सभी लोगों को तभी तो पता चलेगा कि हम आप लोगों के लिए कितने और कैसे कैसे वीडियो डेली अपलोड करते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।